हरि ओम। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संतोष चौबे। टुडे इज 2 अक्टूबर। आज 2 अक्टूबर है। भारत के दो महान विभूतियों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। दोनों ही भारत के महान राष्ट्र निर्माता हैं। दोनों ने अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तृत्व से, दोनों ने अपने खून पसीने से इस राष्ट्र को आगे बढ़ाया है, इस राष्ट्र को सींचा है। लेकिन आज की जो वीडियो, आज का जो क्लास है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। इसका कारण यह है कि महात्मा गांधी जी, जिन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा कहा, जिन्हें सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता बापू से उनको संबोधित किया, जिन्हें 1930 में टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया, जिन्हें 4 बार नोबेल प्राइज के लिए नामांकित किया गया, नॉमिनेट किया गया, लेकिन ब्रिटेन के दबाव में उन्हें दिया नहीं जा सका, जिनके ऊपर सबसे अधिक 150 राष्ट्रों ने पोस्टेज स्टैंप जारी किए, जिन्हें दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आइंस्टीन ने यह कहा कि शायद ही आने वाली पीढ़ी जो है यह विश्वास कर पाएगी कि हाड़ मास का कोई व्यक्ति, जिसको महात्मा गांधी कहते थे, इस धराधाम पर चला करता होगा। उसी महात्मा गांधी जी के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए जाते हैं और सबसे अफसोस की बात यह है कि सबसे अधिक इल्जाम उनको अपने ही देश में झेलना पड़ रहा है। तो महात्मा गांधी जी के ऊपर जो इल्जाम लगाए जाते हैं वो इल्जाम तथ्यहीन है या वो सत्य सिद्ध है। हम लोग आज की जो क्लास है इसमें इसी पर पड़ताल करेंगे, क्योंकि जो हमारे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों का भी ये प्रश्न हमेशा से बना रहा है। आज की क्लास में मैं चाहूंगा कि उनके जो डाउट्स हैं, उनके जो उनके संदेह हैं, उन संदेहों को मैं दूर कर पाऊं। देखिए, मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगा, किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए, किसी व्यक्ति को समझने के लिए, उसके सच्चाई तक जानने के लिए सबसे पहले तो आपको सिर्फ तथ्यों पर बात करनी होगी और अपने पूर्वाग्रहों का जो चश्मा है उसे उतारकर फेंक देना होगा। हम सभी लोग जातियों, धर्मों या अन्य प्रकार के पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहते हैं, इसलिए सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कुछ समय के लिए अपने पूर्वाग्रहों का चश्मा उतार फेंकें और मेरे साथ तथ्यों पर आए, तथ्यों पे बात करें, तब शायद आप दूध का दूध और पानी का पानी कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी जी के ऊपर सबसे पहला जो इल्जाम लगाया जाता है वह उनका व्यक्तिगत जीवन से है, और वह है कि महात्मा गांधी एक कामुक व्यक्ति थे, वह काम वासना से पीड़ित व्यक्ति थे। और ऐसा व्यक्ति जो काम वासना से पीड़ित व्यक्ति हो, उसे हम लोग राष्ट्रपिता कैसे कह सकते हैं, उसे हम लोग कैसे कह सकते हैं वो महात्मा था। तो मैं यहां पर आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। जब वो 13 वर्ष के हुए तो 1882 में उनका विवाह जो है कस्तूरबा गांधी से कराया गया। कस्तूरबा गांधी जी उनसे उम्र में 1 वर्ष बड़ी थी, लेकिन वह अपनी पत्नी के का जो उनका रूप है, उस रूप से बहुत ज्यादा मोहित थे, और उन्होंने खुद इस बात को, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो उनकी किताब है, उसमें उन्होंने इस बात को खुद स्वीकार किया है कि मैं जब स्कूल में जाता था तो मेरी पत्नी जो है वह मेरे दिमाग में घुमा करती थी और मेरा इस कारण से पढ़ाई में मन नहीं लगता था। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी ने यह भी लिखा कि अपने दोस्त जो मेहताब खान थे, उनके कहने के कारण से वो एक बार वेश्या खाने चले गए। हालांकि जब वो वहां पे गए तो वो लज्जा के मारे वहां अंदर नहीं जा पाए, और जब उन्होंने पत्नी से इस बात को बताया तो पत्नी ने उनसे कहा आपने गलत किया है, और उसके बाद उन्होंने एक जोरदार पंच अपनी पत्नी के पेट में मार दिया। उन्होंने अपनी कलम से इस बात को भी स्वीकार किया है कि जब मैं लंदन पढ़ाई के लिए जा रहा था तो मेरी माताजी ने मुझसे 2 वचन लिए थे। पहला नंबर 1 कि जब वहां पे जाएंगे तो वे मांसाहार नहीं करेंगे, और दूसरा किसी लड़के से दोस्ती नहीं करेंगे। लेकिन उनको डांस सीखना था, उनको जो है नृत्य सीखनी थी, और इस कारण से उन्होंने झूठ बोल करके एक लड़की के साथ दोस्ती कर लिया, क्योंकि वहां पे क्लब में जाने के लिए किसी न किसी लड़की की जरूरत पड़ती थी। बाद में उन्होंने उस लड़की से छुपा रखा था कि मेरी शादी हो गई है। बाद में इसका खुलासा हुआ और महात्मा गांधी कहते कि मैं मार खाते खाते बच गया। इसी प्रकार से महात्मा गांधी जी ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि जब वे दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो जो जहाज का कप्तान था उसके कैबिन में बैठ के गए थे, तो जंजीबार द्वीप में जब उनका जहाज रुका, 7 दिनों के रुका था, वहां पे लोग जो है मौज मस्ती करने के लिए गए, और महात्मा गांधी भी कैप्टन के साथ में चले गए एक
ऐसी जगह पे जहां पे देह का व्यापार हो रहा था। लेकिन महात्मा गांधी कहते मैं काम वासना में फिसल रहा था, बह रहा था, लेकिन बहते बहते मैंने अपने आप को रोक लिया। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, यह सही है कि महात्मा गांधी के 3 रूप हैं, मोहन, मोहनिया और महात्मा। लेकिन बताना चाहूंगा कि हम जिस कारण से महात्मा गांधी के बारे में ये बातें कहते हैं कि महात्मा गांधी जो है काम वासना से पीड़ित व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने इस बात को खुद स्वीकार किया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसे बता दीजिए जो भूख, प्यास और सेक्स से निवृत्त हो, अगर हम साधु संतों की बात छोड़ दे तो। और महात्मा गांधी जी ने यह सब काम उस समय किया जब वे एक समान व्यक्ति का जीवन जी रहे थे, और वो उनका व्यक्तिगत जीवन है, भूख, प्यास, सेक्स जो है वो मानव की एक प्राकृतिक आवश्यकता है। और यदि महात्मा गांधी से पीड़ित थे तो मैं कहता हूं उसमें कोई बहुत बुराई नहीं थी, क्योंकि महात्मा गांधी ने राष्ट्र के लिए क्या किया यह देखना ज्यादा जरूरी है। व्यक्तिगत जीवन में वो क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिन्हें अपनी काम वासना से पीड़ित होने पर उन्हें सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत है। मैं बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी ने खुद लिखा कि जिस दिन मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी, मैं उन पिताजी की सेवा किया, और मैं जानता था आज मेरे पिताजी नहीं बचेंगे, लेकिन मैं काम वासना से पीड़ित व्यक्ति था कि मैं जाकर अपनी पत्नी के साथ में मैंने संभोग किया। और इस प्रकार से महात्मा गांधी ने इस बात को खुद स्वीकार किया कि वे कामुक व्यक्ति थे। लेकिन मैं बताऊं आपको कि महात्मा गांधी ने जब दक्षिण अफ्रीका में ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, इसके बाद वे स्त्रियों के संसर्ग में रहते थे इस बात को सिद्ध करने के लिए कि कहीं ब्रह्मचर्य मेरा सिर्फ और सिर्फ जुबान की तो नहीं है, सिर्फ वह सिद्धांतों में तो नहीं है। वे प्रयोग करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, और यही कारण है कि वो स्त्रियों के संसर्ग में रहा करते थे। और इस कारण से यदि उनके ऊपर यह इल्जाम लगा जाता है कि महात्मा गांधी काम वासना से पीड़ित व्यक्ति थे, तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपको महात्मा गांधी के जीवन के 3 फेज में उनको पढ़ना पड़ेगा। पहला, एक समान आदमी जिसको मोहन कह सकते हैं। दूसरा, वह आदमी जो करिश्मा करता लोगों पे, जिसको मोहनिया कहते हैं। और तीसरा, वह व्यक्ति जो अपनी पूरा जीवन जो है वो लगा देता, आगे का जीवन जो है लगा देता है राष्ट्र की सेवा में, गरीबों की सेवा में, जो पीड़ित है उनकी सेवा में, वह व्यक्ति हो जाता है महात्मा। तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी के ऊपर यह लगाया गया पहला जो इल्जाम है यह बेबुनियाद इल्जाम है। महात्मा गांधी सही है कि उन्होंने जीवन में समान व्यक्ति की तरह उन्होंने जीवन आरंभ किया, लेकिन जीवन के मैं कहना चाहूंगा कि जब वे प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हो गए तो वे सच में महात्मा बन चुके थे। उनका इस प्रकार से काम वासना से कोई भी वास्ता नहीं था। और माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, हम साधुओं की बात नहीं करते, उनकी बात छोड़ दिया जाए। जो समान व्यक्ति जीवन जी रहा है, यदि हर व्यक्ति को यह कहा जाए, उसके मन के अंदर जो भी बातें चलती है उसको पेपर पर लिखा जाए, तो मैं कहता हूं कि लिखने वाला हर एक व्यक्ति राम रहीम साबित हो जाएगा। हर एक व्यक्ति वह कामुक व्यक्ति साबित हो जाएगा। और इस कारण से महात्मा गांधी ने अपनी कलम से जो बातें लिख दी, उन बातों को न पकड़ा जाए और वास्तव में यह देखा जाए कि महात्मा गांधी में सच बोलने की कितनी अधिक हिम्मत थी। महात्मा गांधी जी के ऊपर जो दूसरा इल्जाम लगाया जाता है वह लगाया जाता है कि महात्मा गांधी एक कायर व्यक्ति थे। महात्मा गांधी कायर व्यक्ति थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी स्वयं लिखते हैं कि मैं बचपन में बड़ा ही दुर्बल टाइप का व्यक्ति था। मैं बचपन में बड़ा दुर्बल टाइप का व्यक्ति था। मुझे अंधेरों से बड़ा डर लगता था, मुझे भूत प्रेत से बड़े डर लगते थे, मुझे सांप बिच्छुओं से बड़ा डर लगता था। और यही कारण है कि जब मेरी शादी हो गई तो रात में मैं कस्तूरबा गांधी जी से को कहा करता था कि मुझे जो है यह यूरिन पास करने चलना है। और इस प्रकार से वो खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं डरपोक टाइप का व्यक्ति था। लेकिन समय बीता चला गया, वो दक्षिण अफ्रीका गए, और जब दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि वास्तव में वह जो डर था वह एक बालक का डर था, वह बचपना का डर था। और वो वहां पे बताना चाहूंगा कि जब 24 मई 1893 को अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने के लिए पहुंचते हैं दक्षिण अफ्रीका, तो वहां पे अगली दिन मतलब 25 तारीख को शेख अब्दुल्ला जी उनको लेकर के जाते हैं डरबन के कोर्ट में। और वहां पे जो मजिस्ट्रेट है वह कहता है कि मिस्टर आर यू नॉट अवेयर दैट टर्बन इज नॉट अलाउड इन द कोर्ट? कि आपको क्या पता नहीं है
कि यहाँ पर पगड़ी पहनना निषिद्ध है, आप पगड़ी उतार करके आइए। महात्मा गांधी ने कहा सर ये पगड़ी नहीं है, दिस इज द सिंबल ऑफ आवर प्रेस्टीज, दिस सिंबल ऑफ आवर मॉडेस्टी, ये हमारे अपमान, ये हमारे जो है सम्मान का सवाल है, ये पगड़ी नहीं है, ये फेटा है, गुजराती फेटा जो हमारे मान सम्मान का प्रतीक है, इसलिए मैं इसको उतार नहीं सकता। और यही नहीं, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इस पर ध्यान भी खींचा, इस पर लोगों का ध्यान भी खींचा कि मुझे पगड़ी उतारने के लिए कहा गया, यह वास्तव में ये हमारा किया गया अपमान है। इसी प्रकार से बताना चाहूंगा कि पीटर मैरिजबर्ग स्टेशन पर जब महात्मा गांधी जी को उतार करके फर्स्ट क्लास से उतार करके फेंका जा रहा था, तो महात्मा गांधी से पहले अंग्रेजों ने अनुरोध किया था कि आप उतर जाइए। महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं नहीं उतरने वाला, मेरे पास फर्स्ट क्लास की टिकट है, इसलिए मैं फर्स्ट क्लास में ही यात्रा करूंगा, और अगर आपको उतारना है तो आप जबरदस्ती उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने इच्छा से कभी नहीं उतरूंगा। और महात्मा गांधी जी को वहां पे सुनसान स्थान पर उतार करके फेंक दिया गया। रात भर वे जाड़े में ठिठुर रहे थे। एक वो कहते हैं कि धन्य हो किसी एक व्यक्ति का, उसने मेरे ऊपर कंबल डाल दी, नहीं तो मेरी उस दिन कुल्फी जम गई होती। अगले दिन महात्मा गांधी ने रेलवे स्टेशन के जो मास्टर थे उससे उन्होंने कहा कि मुझे फर्स्ट क्लास का ही टिकट चाहिए, और उन्होंने फर्स्ट क्लास में ही यात्रा की और बेपरवाह तरीके से उन्होंने यात्रा की। और उसके बाद जब वो पहुंचे प्रिटोरिया, तो वहां पे रात के 8 बज गए थे। वहां पे उन्होंने तागे वाले को बुलाया, तागा वाला जो है ने उनको बैठा लिया, और उसके बाद 2 अंग्रेज आए और उन्होंने कहा कि तुम ऊपर कैसे बैठ गए, तुम भारतीय हो, तुम नीचे बैठो। महात्मा गांधी ने कहा मैं नीचे नहीं बैठता। उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी लिखते हैं अपनी कलम से, मैं कमजोर था, वे मुझे मार रहे थे, मेरे जो है नाक से खून बह निकला, लेकिन कहते हैं मिस्टर कोट्स नाम के एक व्यक्ति ने वहां पे बीच बचाव किया, जिससे मैं बच गया। लेकिन महात्मा गांधी ने नीचे बैठने से मना कर दिया, वे साथ में ऊपर में बैठ के गए। इसी प्रकार से जब वह वहां पे जाते हैं, आपको रात में होटल के लेने के लिए, सारे होटल वाले मना कर देते हैं उनको कि मेरे पास कोई होटल कोई रूम नहीं है। महात्मा गांधी कहते हैं कि एक समय एक होटल वाले से वो कहते हैं कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप ये मुझे बताओ। उसने कहा कि भारतीयों को यहाँ पर अलाउड नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय हूँ, मैं कूली नहीं हूँ, मैं एक बैरिस्टर हूँ, क्योंकि इसके पहले जो भारतीय गए थे वहां पे कूली की तरह गए थे दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने कहा मैं कूली नहीं हूँ, मैं एक बैरिस्टर हूँ। इस प्रकार से जो होटल वाला उनको रूम तो दे दिया, लेकिन महात्मा गांधी को लगा कि रूम तो मुझे मिल गई है, लेकिन मेरा अपमान है। उन्होंने जहां पे डाइनिंग हॉल पे अंग्रेज लोग जा रहे थे, महात्मा गांधी वही प्रकट हो गए। हालांकि महात्मा गांधी को इसके लिए होटल वाले ने बड़ी सुनाया, और मैं कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने इस पर कभी हार नहीं मानी। यही नहीं, महात्मा गांधी को जब मिस्टर जो बेकर है, उन्होंने उनको एक रूम दिलवा दिया। रात में खाने के बाद टहलने के लिए निकला करते थे। भारतीयों को रात में घूमना टहलना दक्षिण अफ्रीका में अलाउड नहीं था। महात्मा गांधी एक दिन घूमते घूमते गवर्नर हाउस के पास चले गए, और वहां पे जो पुलिस वाले थे उन्होंने उनसे पूछा कि रात में क्यों टहल रहे हो, तुम कौन हो। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं रात में इसलिए टहल रहा हूं क्योंकि मैं खाना खा के आराम टहलता हूं, और यदि यहाँ पर और लोगों को टहलने का नियम नहीं होता तो मैं नहीं टहलता। महात्मा गांधी की पिटाई की गई वहां पर, लेकिन महात्मा गांधी वहां पर झुके नहीं। इसी प्रकार से बताना चाहूंगा कि 1896 में जब महात्मा गांधी जब भारत आकर के दोबारा वापस गए दक्षिण अफ्रीका के लिए, वहां पे उन्होंने कुछ पत्रिकाओं में अंग्रेजों के बारे में कुछ कहा था। इस कारण से वहां पे जो अंग्रेज लड़के थे उनसे खफा थे, और महात्मा गांधी गए तो उन्होंने उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी वहां पर भी अपने बच्चों के साथ गए थे, वे वहां पे बिल्कुल नहीं डरे। और इस प्रकार से बताना मैं चाहूंगा कि महात्मा गांधी के ऊपर यह जो इल्जाम लगाया जाता है कि महात्मा गांधी कायर थे, महात्मा गांधी डरपोक थे, महात्मा गांधी हमेशा एक बात कहते थे कि जो व्यक्ति क्षमा करता है वो हमेशा महान व्यक्ति होता है, शक्तिशाली व्यक्ति होता है। कायर व्यक्ति किसी को क्षमा नहीं कर सकता, जिसके अंदर शक्ति हो वही क्षमा कर सकता है। और इस प्रकार से महात्मा गांधी पर यह जो कायरता का आरोप लगाया जाता है कि महात्मा गांधी कायर व्यक्ति थे, यह एक बेबुनियाद तथ्य है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यह सही है कि महात्मा गांधी अहिंसा की बात करते थे, महात्मा गांधी सत्य की बात करते थे, महात्मा गांधी क्षमा की बात करते थे, महात्मा गांधी संसीता की बात करते थे, लेकिन महात्मा गांधी कायर नहीं थे। महात्मा गांधी पर जो तीसरा इल्जाम लगाया जाता है वो यह है कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के चाटुकार थे। मैं आपको बताऊं कि यह सत्य है कि जब 1899 में बोअर युद्ध हुआ तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की सहायता की। 1904 में जब जूलू युद्ध हुआ तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की सहायता की। 1915-14 से लेकर 18 के बीच में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की सहायता की।
उसके लिए इसके लिए उन्हें अंग्रेजों का भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। लेकिन बता दूं, इन सब के पीछे उनकी जो भावना थी वो यही थी कि अंग्रेजों को हम एक दिन मना लेंगे, एक दिन हमको समझा लेंगे, शायद उनकी सेवा करेंगे हम तो अच्छे भाव के कारण से अंग्रेज हमारे साथ में अच्छा बर्ताव करने लगेंगे, शायद एक दिन हमें आजादी देकर चले जाएं। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा फिर बाद में कि मैं यहाँ पे गलत था। अंग्रेज ऐसे लोग हैं जिनको समझाया नहीं जा सकता, जिनको अच्छाई की बात समझ में नहीं आती। और यही कारण है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जब आरंभ किया तो वहीं से उन्होंने यह कह दिया कि अंग्रेज लोगों से हमें एक बहुत ही रणनीति के साथ में, बड़ी मैनेजमेंट के साथ में उनसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब धीरे 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 उन्होंने राष्ट्र को जब इतना जागृत कर दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ लगभग समग्र भारत खड़ा हो गया, तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दे दिया। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दे दिया। इस प्रकार से महात्मा गांधी पर यह जो इल्जाम लगाया जाता है कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के चाटुकार थे, यह एक तथ्यविहीन बात है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी सच्चाई नहीं है। अगला, महात्मा गांधी पर इल्जाम लगाया जाता है कि महात्मा गांधी मुस्लिमों के खैरख्वाह थे। मुस्लिमों के जो है खैरख्वाह थे, वह इनको कहा जाता है कि हिंदू होने के बावजूद भी वह हिंदुओं से उतना लगाव रखते थे। मैं बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी सत्य और न्याय के पुजारी थे। वे किसी जाति धर्म की बात तो अलग है, वह किसी भी मानव मात्र की बात करते थे और वह कहते थे कि मेरा जो धर्म है वह हिंदू धर्म है और मैं हिंदू धर्म का बड़ा सम्मान करता हूं। और मैं आपको इसके लिए 3-4 बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहले जब दक्षिण अफ्रीका गए, वहां पर जिस वकील की वह सहायता करने गए थे, मिस्टर बेकर ने उनसे कहा कि दक्षिण अफ्रीका में जो आपको इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यू आर नॉट द डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप जीसस क्राइस्ट के भक्त नहीं हो, आप उनके भक्त बन जाओ, आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। महात्मा गांधी ने कहा, मिस्टर बेकर, आई एम ऑलरेडी फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं जीसस क्राइस्ट का ही फॉलोअर हूं। बस अंतर इतना है कि हमारे देश में जीसस क्राइस्ट को राम कहते हैं, आपके देश में उनको जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। और इस प्रकार से उन्होंने धर्मांतरण पर बिल्कुल जो है बेकर के जो आग्रह है, उस आग्रह को उन्होंने बड़े ही मैं कहूंगा कि विनम्रता के साथ उसको स्वीकार कर दिया था। इसी प्रकार से महात्मा गांधी के जो बड़े बेटे थे जिनका नाम था हरिलाल जो है, उन्होंने वे इंग्लैंड पढ़ने जाना चाहते थे। 1911 में उन्होंने अपने पिताजी से बातचीत की कि मैं अंग्रेज जाना चाहता हूं लंदन पढ़ाई करने के लिए। महात्मा गांधी ने कहा कि देखो, हमारी उस ऐसी स्थिति नहीं है, अब हमारी हैसियत नहीं है कि मैं आपको लंदन पढ़ा पाऊंगा। और दूसरी बात, जहां तक भारत की है, तो आप भारत में पढ़ाई करो, कोई अंग्रेजी पढ़ना जरूरी नहीं है। वह समय अलग था हम लोगों का, हमारे माता पिता की उतनी समझ नहीं थी, तो उन्होंने हमें पढ़ा भारत से बाहर भेजा पढ़ने के लिए। अब सारी सुविधा आप यहीं पर है, आप यहीं पे पढ़ो। इससे क्या हुआ, उनके जो बड़े बेटे थे वह उनसे नाराज हो गए और उन्होंने एक प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि पारिवारिक रिश्ता भी तोड़ दिया। और 1936 में उन्होंने अपना जो है धर्म परिवर्तन कर लिया। वे हो गए थे अब्दुल्ला गांधी। महात्मा गांधी ने अब्दुल्ला गांधी को, जो उनके बड़े बेटे थे हरियालाल गांधी, उन्होंने उनको समझाया, उनकी जो माता जी थी उनसे उनको समझाया कि धर्म में का परिवर्तन करना बिल्कुल गलत है। और उन्होंने कहा कि आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हो, आप हिंदू धर्म की बातों को जानते हो, आपको हिंदू धर्म ही रहना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने अपने बड़े बेटे को, जो अब्दुल्ला गांधी नाम उनका हो चुका था, फिर से उनको धर्मांतरण करवाया गया और उन्हें आर्य समाजियों का जो है वो आर्य समाजियों को उनको ज्वाइन करा दिया गया। इसी प्रकार से उनके जो बड़े दूसरे बेटे थे मनीलाल एक लड़की से प्यार करते, इसका नाम था फातिमा। 12 वर्ष तक प्यार उनका था, प्यार में गहरे डूबे हुए थे मैं कहना चाहूंगा। लेकिन महात्मा गांधी को जब ये बात पता चली, महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा बच्चे जो पैदा होंगे वो मुस्लिम धर्म मानेंगे, हिंदू धर्म मानेंगे, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। हिंदू धर्म में भी लड़कियां हैं, आप हिंदू धर्म में प्यार कर लो, आप हिंदू धर्म से शादी कर लो। और उन्होंने उनकी शादी जो है वहां पर कराने से इनकार कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, यह सही है कि महात्मा गांधी जो है धर्म के पक्के व्यक्ति थे, उन्हें कभी अपना धर्म का त्याग नहीं किया और अंतिम से मरने के समय में भी उन्होंने अपने ही धर्म के एक वक्त बोले थे, हे राम। लेकिन जहां तक देखो, मुस्लिमों जिस कारण से उन पर आरोप लगाया जाता है वह यह है कि महात्मा गांधी ने जो है मुस्लिमों की वकालत की। देखिए, जब कभी भी
हिंदू और मुसलमान से कुछ होता नहीं, मैं पहले बताना चाहूंगा आपको। देखो, हिंदू भी एक इंसान है और मुसलमान भी एक इंसान है, सब इंसान होते हैं। उसमें भी कुछ हिंदुओं में भी कुछ गलत लोग होते हैं, मुस्लिमों में कुछ गलत होते हैं। कुछ हिंदुओं के कारण से अगर मुस्लिम सारे हिंदुओं को दोषी मान लें और कुछ मुस्लिमों के कारण से अगर हिंदू लोग सारे मुस्लिमों को दोषी मान लें, तो मैं कहना चाहूंगा इससे अधिक मानसिक विकृति कुछ नहीं हो सकती। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, सत्य और न्याय एक अलग बात होती है। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म या जाति का हो, अगर उसके ऊपर जुल्म किया जाता है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसके लिए खड़े हो जाओ। और महात्मा गांधी जी ने यही किया। जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो यहाँ पर 400 आपके करोड़ रुपए भारत के जो पैसा था, 400 करोड़ रुपए था, सारी चीजें बंटवारा का विभाजन हुआ था, तो उसमें यह हुआ कि 75 करोड़ रुपए जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा और 325 करोड़ रुपया जो है वो भारत के पास रहेगा। भारत ने उसकी पहली किस्त 20 करोड़ रुपए दे दी, 55 करोड़ रुपए बाकी रह गए थे। इधर कश्मीर को लेकर के भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको देने से मना कर दिया था और इस कारण से महात्मा गांधी जो है वो भूख हड़ताल बैठ गए। उन्होंने कहा कि लड़ाई अलग बात है, आप युद्ध करो ये अलग बात है, लेकिन जो आपने वादा किया उस वादा अगर आप वादा खिलाफी करते हो तो मैं इसको कभी भी इसकी मान्यता नहीं दूंगा। और उस कारण से महात्मा गांधी जी इसके खिलाफ हुए और इसको सही समझा नहीं गया। और यही कारण है कि एक देशभक्त मैं कहूंगा जिसका नाम है नाथूराम गोडसे, वह भी उसने भी अपने राष्ट्र के लिए बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। उसने विवाह नहीं किया था अपना, उनको भड़काया गया, उनको गलत तरीके से समझाया गया और जाहिर परिणाम यह हुआ कि वो उस बात को समझ नहीं पाए कि महात्मा गांधी करना क्या चाहते हैं। और अंत में परिणाम यह हुआ कि 30 जनवरी 1948 को उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। महात्मा गांधी ने सत्य और न्याय के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। ऐसा व्यक्ति आपको देखने को बड़ा कम मिलेगा। उन्हें भी पता था कि मैं हिंदू बहुल राष्ट्र में यदि ऐसी बातें करूंगा लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन उनके लिए सिद्धांत सर्वोपरि था। और यही कारण है कि महात्मा गांधी को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ गई अपने सिद्धांत को बचाने के लिए। इसलिए महात्मा गांधी पर यह जो आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिमों के खैरख्वाह थे या गलत है, वह सबके खैरख्वाह थे। मैं कहना चाहूंगा इस उपनिषद का जो श्लोक है, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, वह व्यक्ति जिस जो यह सोचता है यह तुम्हारा है यह हमारा है, या ऐसे व्यक्तियों का दिल बड़ा छोटा होता है। जिनका दिल महान होता है, जो महात्मा होते हैं, उनके लिए तो संपूर्ण संसार ही अपना परिवार है। इसलिए महात्मा गांधी पर यह लगाया गया आरोप भी बेबुनियाद है। महात्मा गांधी पर अगला आरोप लगाया जाता है कि असहयोग आंदोलन को वापस करना जो है वह किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है। महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को वापस नहीं करना चाहिए था। देखिए, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत में आए। इसके बाद 1920 से तिलक जी की मृत्यु के बाद उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाल ली और वहीं पर उन्होंने भारत के वासियों को कहा कि अब समय आ गया है कि अंग्रेजों का हम प्रतिकार करेंगे, लेकिन अंग्रेजों को हम सीधे लड़कर नहीं जीत सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि हम आंदोलन चलाएंगे, लेकिन ये आंदोलन होगा असहयोग का। मतलब कि अंग्रेज भारत में क्यों है, इसलिए हैं क्योंकि हम उनका सहयोग करते हैं। अगर हम उनके सामान न खरीदें, यदि हम उनके शैक्षिक संस्थाओं में न जाएं, यदि हम उनके संस्थाओं का बहिष्कार कर दें, उनकी कोर्ट में न जाएं, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज भारत में क्या करेंगे, एक दिन भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। और अंग्रेजों ने अगर समग्र देश के लोगों ने इस प्रकार का कार्य किया तो 1 वर्ष के अंदर अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन संपूर्ण देश में ऐसा हुआ नहीं। यह सही है कि पहली बार अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा हो गया था, लेकिन सभी वर्ग के लोगों ने भाग नहीं लिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि 1 वर्ष तो बीत गया। धीरे धीरे जो युवा लोग थे वह पैसेंस खोने लग गए। 2 साल बीत गए और 2 साल बीत रहा था लगभग, और उसी समय जो है वह 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना घट गई, जिसमें एक क्रुद्ध भीड़ ने आपके थाने में आग लगा दी, जिससे कई पुलिस वालों का भी समाधि बन गई। महात्मा गांधी पीड़ित हो गए, दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि मैं आंदोलन को वापस कर रहा हूं। मैं बताना चाहूंगा आपको कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो चलाया, इसके पीछे देखिए उन्होंने कहा हम अहिंसक रखेंगे आंदोलन को। उन्होंने जानते थे कि हर कोई व्यक्ति चाहता है अंग्रेज भारत से चले जाएं, लेकिन कोई कुर्बानी देना नहीं चाहता। लेकिन अगर आंदोलन जो है वह रहेगा अहिंसक, नॉन वायलेंट रहेगा, तो कोई किसी पिता को भी अपने बच्चे को भेजने में गुरेज नहीं होगी। इसलिए महात्मा गांधी आंदोलन को अहिंसक चलाना चाहते थे और वो जानते थे कि यदि हमने हिंसा का सहारा लिया अंग्रेज हमें कुचल डालेंगे, और यही हुआ भी। 1922 के बाद से भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो है तेज पकड़ लेता है। 1930 के आते आते तक
तमाम क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया, चाहे वो रोशन सिंह की बात हो, चाहे राजेंद्र लाहिड़ी की बात हो, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल जी की बात हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी की बात हो, चाहे भगत सिंह जी की बात हो, चाहे राजगुरु की बात हो, चाहे सुखदेव की बात हो, ऐसे इन लोगों को अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ गया। तो गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अभी अंग्रेजों से सीधा मुकाबला किया तो हम मुकाबला कर नहीं पाएंगे, और इसलिए जब आंदोलन हिंसक हो गया तो महात्मा गांधी जानते थे कि आंदोलन अभी तेजी पकड़ी है और अगर हमने इसको कंटिन्यू रखा तो हमें इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। और यही कारण है कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के वापसी की घोषणा की थी। महात्मा गांधी जी के ऊपर अगला जो इल्जाम लगाया जाता वो यह है कि भगत सिंह को फांसी से बचाने में असफल रहे गांधी जी। मैं बताना चाहूंगा मेरे भाइयों और बहनों, यह सही है कि जिस समय भगत सिंह जी को फांसी दी जा रही थी उसमें गांधी इरविन पैक्ट चल रहा था। साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में। साइमन कमीशन में रिपोर्ट बना के चला गया। उस रिपोर्ट पर बहस करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। वहां पे कांग्रेस ने पहले सम्मेलन में जाने से मना कर दिया। कांग्रेस के बिना पहला गोलमेज सम्मेलन असफल साबित हो गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महामंडल की प्रक्रिया शुरू हुई और यह हुआ कि महात्मा गांधी जो है वह जाएंगे और गांधी इरविन पैक्ट हुआ। मैं बताना चाहता हूं उसी समय भगत सिंह जी की फांसी की बात हो रही थी। 5 मार्च 1931 को जो है यह आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ। लेकिन उस गांधी इरविन पैक्ट में कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने अड़ंगा नहीं डाला। अगर उन्होंने अड़ंगा लगाया होता, अगर उन्होंने इस पर साइन करने से इनकार कर दिया होता तो शायद भगत सिंह जी को फांसी नहीं लगती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहली बात है कि हिंद स्वराज जो किताब है महात्मा गांधी की, उसमें महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने पर्सनली लेटर लिखा था लॉर्ड इरविन को। लॉर्ड इरविन ने कहा कि हम सब स्वीकार कर सकते हैं लेकिन भगत सिंह जी की जो फांसी है इस पर बात नहीं हो सकेगी। कारण उसका यही था क्योंकि जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी सॉन्डर्स का जो है लाठी चार्ज में किसी प्रकार का कोई भी योगदान नहीं था और इस प्रकार से एक निरीह व्यक्ति की हत्या की गई थी। दूसरी बात है और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैं कहूंगा वो यह था कि भगत सिंह जी एक भारत के ऐसे क्रांतिकारी थे जो क्रांतिकारी बड़े ही बिरले पैदा होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी धराधाम को नसीब से प्राप्त होते हैं। लेकिन बताना चाहूंगा कि भगत सिंह जी का महात्मा गांधी का कहना था कि भगत सिंह जी जल्दीबाजी कर रहे हैं और यदि इस प्रकार से करेंगे तो जाहिर सी बात है अंग्रेज हमें कुचल डालेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगत सिंह जी की फांसी चाहते थे। महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी के लिए प्रयास तो किया कि फांसी रुक जाए, लेकिन अगर उन्होंने गांधी इरविन पैक्ट पर साइन करने से मना कर दिया होता तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल होने के बाद कांग्रेस नहीं गई। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, उसमें कांग्रेस नहीं गई, फिर भी उसको पारित कर दिया गया। गांधी जी जाते या न जाते, कांग्रेस भाग लेती या न ही लेती, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था अंग्रेजों को। अंग्रेज दृढ़ निश्चय हो चुके थे कि भगत सिंह जी को फांसी देनी है, क्योंकि वो जानते थे कि भगत सिंह जी जिस प्रकार से क्रांतिकारियों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी जिस प्रकार से चल रहे हैं वो रास्ता लंबा है। भगत सिंह जी जिस तरह से चल रहे हैं, अगर भारत में तमाम लोग इस प्रकार से भगत सिंह जी के रास्ते पे चल पड़े तो बड़ा खून खराबा होगा और हो सकता है अंग्रेजों को भारत छोड़कर बहुत जल्द पहले जाना पड़ जाए। इसलिए किसी तरीके से वो भगत सिंह को नहीं छोड़ सकते थे। भगत सिंह जी के बारे में जानते थे भगत सिंह किस प्रकार के व्यक्ति हैं। इसलिए यह कहना कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह जी की फांसी के लिए बचाने के लिए प्रयास नहीं किया, मैं कहना चाहता हूं यह बात गलत है। महात्मा गांधी की औकात भी नहीं थी कि अगर वो बहुत अधिक यहाँ पे अड़ंगा डालते तो अंग्रेज उनकी बात समझ पाते। ऐसा कुछ भी नहीं था। इस प्रकार से महात्मा गांधी पर यह लगाया गया आरोप भी मैं कहता हूं वो भी बेबुनियाद है। महात्मा गांधी पर जो अगला आरोप लगाया जाता है वो यह है कि भारत विभाजन के गुनाहगार हैं गांधी जी। भारत विभाजन के गुनाहगार हैं गांधी जी। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जब कैबिनेट मिशन भारत आया उसने भारत के तमाम नेताओं से बातचीत की और धीरे धीरे ये बात हो गई कि भारत का विभाजन होना। और 20 फरवरी 1947 को जो भारत के ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, उन्हें घोषणा कर दी कि हम भारत छोड़ करके जून 1948 तक चले जाएंगे और भारत 2 पार्ट में डिवाइड होगा, भारत और पाकिस्तान। और उसके लिए क्या किया गया, 18 जुलाई 1947 को 3 जून 1947 को पहले लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया और इसके बाद 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित हुआ। लेकिन बताना चाहूंगा भारत विभाजन की जहां तक बात है तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा पटेल जी ने भारत विभाजन के बारे में यह कहा था कि हमें भारत का विभाजन स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमने भारत का विभाजन स्वीकार नहीं किया तो भारत के हर एक गली मोहल्ले में, हर एक घर में पाकिस्तान पैदा हो जाएगा।
पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ये स्वीकार कर लिया कि हमने अपना 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 जो है सरदर्द सही करने के लिए अपना गर्दन कटवाना ही ठीक समझा। महात्मा गांधी अंतिम दम तक इस बात का विरोध करते रहे कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। वो यहां तक समझा रहे थे लोगों को कि भले ही जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, लेकिन भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। और यही कारण है कि जब भारत का विभाजन हुआ तो बरेली महात्मा गांधी ने कह दिया था पहले ही कि भारत का विभाजन मेरे ग्लास पर होगा। तो बरेली पत्रकार ने पूछा उनसे कि गांधी जी, भारत का विभाजन हो गया, भारत का विभाजन हो चुका है और आप जिंदा हो। महात्मा गांधी ने आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, आज मेरी कोई बात सुनता नहीं है। कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं वो सत्ता के लोलुप दिखाई देते हैं, उनको सत्ता चाहिए और इस प्रकार से मैं क्या कर सकता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं स्टूडेंट में बताऊं आपको कि 1924 की बात छोड़ दी जाए तो महात्मा गांधी ने कभी भी कांग्रेस में जो है कोई पद स्वीकार नहीं किया। एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1934 में उन्होंने कांग्रेस का परित्याग कर दिया और उसके बाद कोई राजनीतिक पद प्राप्त नहीं किया। वो चाहते तो आराम से भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे, वो चाहते तो भारत में उनको कोई पद मिल जाता, लेकिन उनको पद का कोई लालच नहीं थी। इसलिए भारत के विभाजन के लिए अगर उनको गुनाहगार माना जाए तो मैं कहूंगा गलत है। और यही कारण है कि जिस दिन भारत आजादी का जश्न मना रहा था उस दिन महात्मा गांधी नोआखली में दंगाइयों को शांत कर रहे थे। वहां उनसे मिलने के लिए गए, आपको उनसे मिलने के लिए जगजीवन राम गए। जगजीवन राम ने कहा कि बापू, आज संपूर्ण देश आजादी का जश्न मना रहा है, आप इसको कैसे मना रहे हो। उन्होंने कहा, आज मेरे बेटा, जो मेरा पहला बेटा था महादेव, उसका जन्मदिन भी था और मरण दिन भी था, तो मैं आज उपवास रखता हूं। और आज देश का विभाजन भी हुआ है तो मैं खुश तो हूं। यह दिन जो है किसी भी राष्ट्र के जीवन में बड़ा मुश्किलों से मिलता है, लेकिन एक दर्द है, यह देश का बंटवारा हो गया। और उन्होंने कहा कि मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्र के निर्माण में जब संविधान लिख रहे हो, संविधान इस प्रकार से लिखें जिससे हर पीड़ित को, हर दलित को, हर एक मजलूम के जो है आंख का आंसू पोंछा जा सके। और मैं कहना चाहता हूं कि भारत के विभाजन के लिए अगर महात्मा गांधी को गुनाहगार माना जाता है तो इससे बड़ा अन्याय की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो तथ्य है उन तथ्यों पर हम बात नहीं करते, हम तथ्यविहीन बात करते हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस में थे भी नहीं, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस मेजोरिटी में थी। अगर भारत के विभाजन के लिए अगर कोई गुनाहगार है तो मुस्लिम लीग है सबसे नंबर 1 पर, दूसरी कांग्रेस है इसके लिए, या फिर भारत के अन्य दल हैं, इसके लिए महात्मा गांधी को जिम्मेवार ठहराना उनके साथ में निश्चित रूप से किया जाने वाला अन्याय है। अगला लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी के जो सिद्धांत हैं, गांधी जी के सिद्धांत जो हैं वो प्रासंगिक नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखो, गांधी जी के जो सिद्धांत है, सबसे पहले गांधी जी का आर्थिक सिद्धांत जो है वो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। वो कहते हैं कि भगवान ने अगर किसी को संपत्ति दी है तो संपत्ति उसको इसलिए दिया क्योंकि उस पर भगवान को भरोसा है। उसने उसको न्यासी बना दिया, ट्रस्टी बना दिया कि आप अपनी जरूरत का जो सामान है उस संपत्ति से लो, लेकिन इसके बाद उसका वो संपत्ति है, उस संपत्ति पर गरीबों का अधिकार है, उसको आप गरीबों को उनकी जरूरत के हिसाब से बांटो। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 90% जो दुनिया की जो दौलत है वो दुनिया के 10% लोगों के पास है। 90% लोग जो है दुखी हैं, पीड़ित हैं एक प्रकार से। अगर वह 90% लोगों को, ये 10% लोगों ने अपने संपत्ति का थोड़ा था भी उन्होंने कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया एक सही तरीके से, तो मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुशहाली फैल जाएगी। और इस प्रकार से महात्मा गांधी का ट्रस्टी सिद्धांत जो है आज भी प्रासंगिक है। आज भी दुनिया के लोगों के चेहरे की जो चेहरे पर जो सिकन है, जो उनके दिल में दर्द है, उस दर्द को मिटाने के लिए उनका ट्रस्टी सिद्धांत जो है आज भी प्रासंगिक है। महात्मा गांधी का राजनीतिक सिद्धांत जो था वह था विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। वो कहते थे किसी का दर्द मिटाने के लिए पहले उसके दर्द को समझना जरूरी है, और किसी व्यक्ति का दर्द वही समझ सकता है जो उसके पास होता है। इसलिए गांव के शासन व्यवस्था जो है वो गांव के लोगों के द्वारा चलाई जाए, क्योंकि गांव की समस्या को सिर्फ गांव के लोग समझ सकते हैं। इस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था की जो है वह जो है वकालत करते थे। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया में आप देख लें, सब स्थानीय स्थलों पर सरकारें चलाई जाती है हर जगह लगभग, और वहां की सरकारें जो है वहां के लोगों की समस्याओं का समाधान करती है। इसलिए महात्मा गांधी का यह जो सिद्धांत है, यह भी सिद्धांत जो है वह आज भी मैं कहना चाहूंगा कि प्रासंगिक है। जहां तक महात्मा गांधी का सामाजिक सिद्धांत है, जिस सामाजिक सिद्धांत में वो कहते थे कि दुनिया में अहिंसा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, लोगों के एक दूसरे से भाईचारे की भावना होनी चाहिए। आज मैं बताऊं आपको, आज पूरी दुनिया जो है जल रही है। पूरी दुनिया जाति धर्म के आधार पर बैठी हुई है। दुनिया में लोगों के पास जो है प्रेम की कमी हो गई है, और आज लोग
लोग जो है निश्चित रूप से महात्मा गांधी के सिद्धांत की ओर देख रहे हैं और हर दिल के अंदर एक ही ख्वाहिश है कि कहीं से शांति आ जाए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फिल्में होती हैं वह होती है वह होती समाज का दर्पण, कि समाज के लोग सोचते क्या हैं, और वही फिल्में पसंद की जाती हैं जो समाज की सोच होती है। इसके लिए मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। 1989 में जो फिल्म बनी थी उसका नाम था मैंने प्यार किया, सूरज बड़जात्या की फिल्म। और उस मैंने प्यार किया फिल्म में यह दिखाया गया कि किस प्रकार से गांधीवादी सिद्धांत पर चलने वाला जो प्रेम है, अंत में वह जो है जिस हीरोइन से प्यार करता है उस हीरोइन को पा जाता है। गांधीवादी सिद्धांत की जीत होती है और मैंने प्यार किया उस समय की सबसे सुपरहिट फिल्म थी। इसी प्रकार से दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे DDLG, मैं बताना चाहूंगा 1995 में यह फिल्म रिलीज हुई, सबसे लंबे समय तक ये चली फिल्म। और मैं आपको बताऊं कि यह फिल्म भी गांधीवादी सिद्धांत आधारित फिल्म थी। इसमें जो हीरो है वह हीरो जो है वो हीरोइन के साथ, हीरोइन जो है वह उसके साथ में वह प्रेम कर रहा है और उसकी शादी नहीं हो सकती है। और अंत में हीरोइन कहती है मुझे तुम लेकर के भाग चलो, हीरो कहता है कि नहीं मैं लेकर के तुम्हें भाग नहीं सकता, क्योंकि यह तुम्हारे परिवार की रुसवाई की बात हो जाएगी। और वह गांधीवादी सिद्धांत पे चलता है, वो कहता कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी कहीं भी हो जाए, हालांकि मैं तुम्हारे पर जी नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी शादी कहीं भी हो जाए मुझे, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार को रुसवाई नहीं कर सकता। और अंत में वह जा रहा होता है ट्रेन पकड़ करके, उसका पिता खुद आ जाता है, एक क्रूर टाइप का पिता, एक मैं कहूंगा एक टिपिकल पिता। वो कहता है कि ठीक है जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। इसी प्रकार से मैं बताना चाहूंगा आपको कि 2005 में फिल्म आई, 2003 में आई फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई। यह फिल्म भी गांधीवादी सिद्धांत आधारित फिल्म थी। जादू की झप्पी से लोगों को जो है दिलों के दर्द को दूर करने वाला व्यक्ति मुन्ना भाई MBBS। और निश्चित रूप से बताना मैं चाहूंगा कि लगे रहो जो मुन्ना भाई है, और मुन्ना भाई जो है ये जो MBBS ऐसी फिल्में है, ये जो फिल्में है ये फिल्में भारत के बॉलीवुड की सफलतम फिल्मों में से एक है। इस प्रकार से महात्मा गांधी के सिद्धांतों को कहना कि प्रासंगिक नहीं है, मैं कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी के सिद्धांत आज भी सबसे एक प्रासंगिक सिद्धांत है। और यदि हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों के आधार पर चले तो निश्चित रूप से भारत ही नहीं दुनिया की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और जहां तक देखो क्रिटिसिज्म की बात है, आज राजनीतिक पार्टियां जो हैं उन सारी बातों को उठाना नहीं चाहती, जो जिसके लिए जो जिम्मेवार लोग हैं। भगत सिंह जी को फांसी देने के लिए जिस व्यक्ति ने गवाही दी थी उस व्यक्ति का बहुत सारे लोग नाम तक नहीं जानते हैं। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की जिस व्यक्ति ने मुखबिरी की थी उस व्यक्ति के कारण से उनकी जान गई, उसका हम लोग नाम तक नहीं जानते। महात्मा गांधी जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत पर समर्पित कर दिया, उनको बैड लाइट में ला करके राजनीतिक लाभ कमाने के लिए लोग उनकी आलोचनाएं करते हैं। कुछ लोग जो जातियों के पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति हैं, कुछ लोग जो धर्म की पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति हैं, कुछ लोग पूर्वाग्रहों से पीड़ित व्यक्ति हैं, वो महात्मा गांधी को बैड लाइट में लाकर उनको अपमान करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, यह बड़े अफसोस की बात है कि महात्मा गांधी ऐसा व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ, जिसने इस भारत की धराधाम को सम्मानित किया, जिसने भारत के धराधाम पर आकर के हम सब लोगों के जीवन को धन्य कर दिया, उस महात्मा गांधी को प्रणाम किया जाना चाहिए, उनका जय जयकार होना चाहिए। महात्मा गांधी जैसे लोगों को आने के लिए हमें उनके मार्ग पर चलना चाहिए। महात्मा गांधी को अगर हम सही रूप से यदि हम उनके सिद्धांतों पर चलें तो मैं कहना चाहता हूं कि आज की जो समस्या है वो समस्या का समाधान हो जाएगा। आप सोचते रहते हो कि महात्मा गांधी कहते थे अगर कोई तुम्हारे गाल पर एक तमाचा मारे तो तुम्हें दूसरा गाल दे देना चाहिए। आज तो भाई दूसरी गाल पर दूसरा तमाचा लोग मार देते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, तुमने अगर किसी व्यक्ति के गाल पर एक तमाचा मारा, तुमने भी उसके गाल पर दूसरा तमाचा मार दिया, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि यह सही है कि वो व्यक्ति तुम दूसरा गाल दे, हो सकता तुम्हें 2 तमाचा मार दे, लेकिन जो दुश्मनी तुमने एक तमाचा मारने का दूसरा तमाचा मारा, जो दुश्मनी लंबी चलेगी वो दुश्मनी जो है कहीं खत्म होने वाली दुश्मनी नहीं होती। महात्मा गांधी कहते थे पैसेंस रखो, धैर्य रखो। आज ठीक है, तिब्बती लोगों को देख लो, आज तिब्बत का आंदोलन चल रहा है, गांधीवादी सिद्धांत पे चल रहे हैं लोग, 800 के आसपास तिब्बतियों ने आत्मदाह कर लिया। लेकिन अगर उन्होंने शायद चीनियों के सामने डट कर मुकाबला किया होता तो आज वो फना हो गए होते। आज उनका आंदोलन तो कम से कम जिंदा है, और एक न एक दिन कभी न कभी जो तिब्बती लोग हैं उनको न्याय मिलकर रहेगा। देखिए, न्याय में देरी होती है, देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता। न्याय तो मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और निश्चित रूप से इसीलिए कहा गया है कि धर्म की जब बात होती है तो भारत में मनुस्मृति में, भारत के जो की मनुस्मृति किताब है उसमें यह कहा गया है कि धृति क्षमा दमो वस्तयम,
सौस्मिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्मम लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण में धैर्य सबसे धर्म को सबसे पहले कहा गया है, इसलिए देखिए धैर्य धारण करना जरूरी है। महात्मा गांधी के सिद्धांत पर चलने वाले लोगों को धैर्य रखना चाहिए, और अगर आप धैर्य रखोगे तो मेरा मानना है कि महात्मा गांधी के सिद्धांत से आपको विजय मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तुरंत अगर आप चाहोगे कि आपको उसका परिणाम मिल जाए तो परिणाम तुरंत आपको नहीं मिल सकता, और यही कारण है कि महात्मा गांधी हमें असफल दिखाई देते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।